हेलो साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। आज आप लोगों के सामने नया वीडियो लेकर मैं हाजिर हूं। वो जो संविधान की सीरीज़ चला रहा हूं, उस संविधान की एक फेरी अब जो धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे और अधिक जानकारियां आपको प्राप्त होती रहेंगी। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए, संविधान के आज हम उद्देशिका के बारे में बात करेंगे। संविधान के आधार तत्व तथा उसका दर्शन। किसी संविधान की उद्देशिका से आशा की जाती है कि जिन मूलभूत मूल्यों तथा दर्शन पर संविधान आधारित हो तथा जिन लक्ष्यों तथा उद्देश्यों की प्राप्ति का प्रयास करने के लिए संविधान निर्माताओं ने राज्य व्यवस्था को निर्देश दिया हो, उनका उनमें समावेश हो। हमारे संविधान की उद्देशिका में है जिस रूप से संविधान सभा में ने पास किया था। कहा जाता है, हम भारत के लोग भारत को एक संप्रभुत्व लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसे समस्त नागरिकों को न्याय, स्वतंत्रता और समानता दिलाने और उन सब में बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प करते हैं। न्याय की परिभाषा सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय के रूप में की गई है। स्वतंत्रता में विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म तथा उपासना की स्वतंत्रता सम्मिलित है और समानता का अर्थ है प्रतिष्ठा तथा अवसर की समानता। वास्तव में न्याय, स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व एक वास्तविक लोकतंत्रात्मक व्यवस्था के अत्यावश्यक सहगामी तत्व हैं। इसलिए उनके द्वारा केवल लोकतंत्रात्मक गणराज्य की संकल्पना स्पष्ट होती है। अंतिम लक्ष्य यह है कि व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता सुनिश्चित करना है। इस प्रकार उद्देशिका यह घोषणा के काम करने का काम करती है कि भारत के लोग संविधान के मूल स्रोत हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था में प्रभुता लोगों में निहित है और भारतीय राज्य व्यवस्था लोकतंत्रात्मक है, जिसमें लोगों को मूल अधिकारों तथा स्वतंत्रताओं की गारंटी दी गई है तथा राष्ट्र की एकता सुनिश्चित की गई है। हमारे संविधान की उद्देशिका में बहुत ही भव्य और उदात्त शब्दों का प्रयोग हुआ है। वे उन सभी उच्चतम मूल्यों को साकार करते हैं जिनकी प्रकल्पना मानव बुद्धि कौशलता अनुभव का अब तक कर पाया है। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के राजनीति विज्ञान के प्रसिद्ध प्रोफेसर अर्नेस्ट बार्कर हमारे संविधान की उद्देशिका के मूल पाठ से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने इसे अपने शोध ग्रंथ के पृथक्कन के रूप में उद्धृत करने को कहा। जब मैंने इसे पढ़ा तो मुझे लगा कि मैंने अपनी सारी पुस्तकों में कुछ कहने का प्रयास किया है, वह इससे बहुत थोड़े से शब्दों में रख दिया और इसे मेरी पुस्तक का मूल स्वर माना जा सकता है। बेरुबाड़ी के मामले में उच्चतम न्यायालय ने इस बात से सहमति प्रकट की कि उद्देशिका संविधान निर्माताओं के मन की कुंजी है। यहाँ शब्द स्पष्ट पाए जाए या अर्थ स्पष्ट ना हो, वहाँ संविधान निर्माताओं के आशय को समझने के लिए उद्देशिका की सहायता ली जा सकती है और पता लगाया जा सकता है कि उस शब्द विशेष का प्रयोग व्यापक संदर्भ में किया गया है या संकीर्ण संदर्भ में, जिस पर भी न्यायमूर्ति गजेंद्र गडकर ने कहा कि उद्देशिका संविधान का अंग नहीं है या विधानमंडलों तथा राज्य के अन्य अंगों को महत्वपूर्ण शक्तियां प्रदान नहीं करती। निश्चय ही कोई भी शक्ति अधिकार केवल संविधान के उपबंधों द्वारा अभिव्यक्त अथवा निहित रूप से कर दिए जाते हैं। देखिए, सिंथेटिक्स एंड केमिकल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 1990 NCC 109। सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य के मामले में न्यायमूर्ति मधोलकर ने कहा कि उद्देशिका का गहन विचार विमर्श की छाप है, उस पर सुसप्तता का ठप्पा है और उसे संविधान निर्माताओं ने विशेष महत्व दिया है। उद्देशिका संविधान की विशेषताओं का निचोड़ है, अथवा यूँ ही भी कहा जा सकता है कि संविधान उद्देशिका में निर्धारित संकल्पनाओं का परिवर्धित अथवा मूर्त रूप है। उद्देशिका के संविधान का अंग न होने के बारे में उच्चतम न्यायालय की राय पर संभवतः पुनः विचार किए जाने की ज़रूरत है। न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह ने भी उद्देशिका के बारे में कहा कि वह संविधान के उपबंधों को समझने में और उनकी सही व्याख्या करने में सहायक हो सकती है। यह महसूस किया गया कि संविधान निर्माताओं ने उद्देशिका के माध्यम से जो आशय व्यक्त किया है उसकी ओर ध्यान दिया जाना चाहिए था। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के मामले में न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह ने एक विचार व्यक्त किया कि संविधान की उद्देशिका उन सिद्धांतों का निचोड़ है जिनके आधार पर सरकार को कार्य करना है। वह संविधान की मूल आत्मा है, शाश्वत है, अपरिवर्तनीय है। उन्होंने कहा कि हमारी उद्देशिका हमारे राष्ट्रीय जीवन के कतव्य मूलाधारों के प्रति हमारी आस्था तथा हमारे विश्वास की घोषणा है।
वह एक अनिवार्य आदर्श स्तर पर एक अडिग संकल्प है। जैसा कि बाद में भारतीय चंद भवन बना मैसूर राज्य AI 1970 SC यानी सुप्रीम कोर्ट की 2042 के मामले में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि निर्देशक तत्वों तथा मूल अधिकारों को भी उद्देशिका में प्रतिष्ठित उद्देशिका के प्रकाश में अधिक अच्छी तरह समझा जा सकता है। बेरूबाड़ी के मामले में ऐसा प्रतीत होता है कि उच्चतम न्यायालय ने इस तथ्य की ओर ध्यान नहीं दिया कि अधिनियम की उद्देशिका पर विधानमंडलों के सदनों में बहस नहीं की जा सकती है, मतदान नहीं होता है, किंतु इसके विपरीत हमारे संविधान की उद्देशिका पर संविधान सभा में संविधान के किसी भी अन्य भाग की तरह पूरी बहस हुई है। उसे विधिवत अधिनियमित तथा अंगीकृत किया गया। उद्देशिका पर अंतिम मतदान कराते समय संविधान सभा के अध्यक्ष ने कहा, प्रस्ताव यह है कि उद्देशिका संविधान का अंग बने। यह उचित ही था कि उच्चतम न्यायालय ने बाद में अपने निर्णय में संशोधन कर दिया। बेरूबाड़ी के मामले में ऐसा प्रतीत होता है कि उच्चतम न्यायालय ने इस तथ्य की ओर ध्यान नहीं दिया किसी अधिनियम यानी संविधान का अंग बने। यह उचित ही था कि उच्चतम न्यायालय ने बाद में अपने निर्णय में संशोधन कर दिया। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में अधिकांश न्यायाधीशों ने संविधान सभा के वाद विवाद का हवाला देते हुए निर्णय दिया कि उद्देशिका संविधान का अंग है। न्यायमूर्ति सीकरी ने कहा कि संविधान की उद्देशिका का विधायी इतिहास के महत्व को उचित ठहराता है। उद्देशिका संविधान का केवल अंग ही नहीं बल्कि यह अत्यधिक महत्वपूर्ण है कि तथा संविधान को उद्देशिका में अभिव्यक्त महान तथा उदात्त भविष्य निरूपण के प्रकाश में पढ़ा जाना चाहिए, उसका निर्वचन किया जाना चाहिए। संविधान के किसी भी उपबंध में केवल अनुच्छेद 368 के अधीन उद्देशिका संविधान की मोटी मोटी रूपरेखा के अंतर्गत रहते हुए संशोधन किया जा सकता है। वस्तुतः उच्चतम न्यायालय ने संविधान के अपरिवर्तनशील बुनियादी तत्वों का स्रोत उद्देशिका के शब्दों में खोजने का प्रयास किया। निर्णय दिया कि संविधान के उपबंधों में कोई ऐसा संशोधन नहीं किया जा सकता है जिससे उसके बुनियादी स्वरूप में परिवर्तन हो जाए। हालांकि बुनियादी तत्वों की सूक्ष्म परिभाषा नहीं की जा सकती है, फिर भी उद्देशिका में वर्णित बुनियादी तत्वों का विशिष्ट रूप से उल्लेख किया गया है। उच्चतम न्यायालय के शब्दों में हमारे संविधान का प्रसाद उद्देशिका में वर्णित बुनियादी तत्वों पर खड़ा है। यदि इनमें से किसी भी तत्व को हटा दिया जाए तो सारा ढांचा ही ढह जाएगा और संविधान वही नहीं रह जाएगा, अर्थात अपना अस्तित्व, व्यक्तित्व और पहचान खो देगा। इस प्रकार हम यह मान लिया जा सकता है कि उद्देशिका में समाविष्ट संविधान के बुनियादी तत्वों तथा उनकी विशेषताओं को अनुच्छेद 368 के अधीन किसी संविधान द्वारा उलटा नहीं जा सकता है। किंतु भले ही उद्देशिका को अब संविधान का अभिन्न अंग माना जाता है, फिर भी यह भी अपनी जगह सत्य है कि यह ना तो किसी शक्ति का कोई स्रोत है और ना ही उसको किसी प्रकार का सीमित करता है। सबसे पहले इस बात की घोषणा बेरूबाड़ी के मामले में की गई कि न्यायमूर्ति मैथ्यू ने इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण AIR यानी 1975 सुप्रीम कोर्ट 2291 के मामले में इसे दोहराया। आपात स्थिति के दौरान 1976 के 42वें संशोधन अधिनियम के द्वारा समाजवादी तथा पंथ निरपेक्ष शब्द उद्देशिका में जोड़ दिए गए। इसके अलावा राष्ट्र की एकता शब्दों के स्थान पर राष्ट्र की एकता तथा अखंडता शब्द रख दिए गए। यह अनुभव किया गया कि विशेष शब्द किसी स्थिति का स्पष्टीकरण मात्र करते हैं। इनमें राज्य व्यवस्था तथा राज्य के स्वरूप में कोई ठोस अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि कानून निर्माताओं के अनुसार समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और राष्ट्रीय एकता उद्देशिका में मूल रूप से निर्मित संविधान के शेष भागों में पहले से ही अंतर्निहित थे। बम्बई मामले में उच्चतम न्यायालय न्यायमूर्ति रामास्वामी ने कहा, उद्देशिका संविधान का अभिन्न अंग है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था, संघात्मक ढांचा, राष्ट्र की एकता, अखंडता, पंथ निरपेक्षता, समाजवाद, सामाजिक न्याय तथा न्यायिक पुनर्विलेखन संविधान के बुनियादी तत्वों में हैं। 42वें संशोधन के बाद जिस रूप में उद्देशिका का इस समय हमारे संविधान में विद्यमान है, उसके अनुसार संविधान निर्माता जिन सर्वोच्च या मूलभूत संवैधानिक मूल्यों में विश्वास करते हैं उन्हें सूचीबद्ध किया जा सकता है। वे चाहते थे कि भारत गणराज्य के जन जन के मन में इन मूल्यों के प्रति आस्था और प्रतिबद्धता जगह पनपे और आने वाली पीढ़ियां जिन्हें यह संविधान आगे चलाना होगा, इन मूल्यों के मार्गदर्शक प्राप्त कर सके। ये उदात्त मूल्य हैं।
पहला इसमें था संप्रभुता, समाजवाद, पंथ निरपेक्षता, लोकतंत्र, गणराज्य स्वरूप, न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।